वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट संख्या 3 को। इससे पहले हमने 2 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? आप यदि आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है 65 वर्ष तक अपने पद को धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है या सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले होगा उतना ही तक पद धारण करेगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक एक संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा है कि आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपयों का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो आपको बता दें यह 3 बार हो चुका है। कब कब हुआ है ये भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बार जो है 19 सितंबर 1949 को किया गया था अवमूल्यन। दूसरी बार 5 जून 1966 को, और तीसरी बार की बात करें 1 या 3 जुलाई 1991 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आथुर पान का पत्ता, कौन सा? आथुर पान का पत्ता, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न भी है और करंट अफेयर का है। आथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए, आथुर पान का पत्ता जो है उसको भौगोलिक संकेत मिला है, यह जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? देखिए, नेपाल जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य जो है 2008 में बना। कब बना था? 2008 में। देखिए, नेपाल ने वर्ष 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 11 जून 2008 को अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र महल छोड़कर चले गए। ठीक है। और नेपाली कांग्रेस के रामवरण यादव 23 जुलाई 2008 को नेपाल के संघ लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। और आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू है। और नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज जो है त्रिभुजाकार है। ये भी आप फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2015 में जो है ना, नेपाल एक नया संविधान अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिख रहा है कि कहता है किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? साइंस का प्रश्न है, जवाब दीजिए। पूछ रहा है आपसे किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होगा? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसका जो है मैकेनिकल प्रॉफिट जो होगा 1 से बड़ा होता है, यानी कि यांत्रिक लाभ जो है 1 से बड़ा होगा। किसका? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नॉन कंडक्टर नहीं है? आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है अचालक नहीं है। अचालक नहीं है, बताइए। सही जवाब, सेलेनियम जो है अचालक नहीं है। सेलेनियम अचालक नहीं है, बल्कि क्या है? सेलेनियम अर्धचालक है। ठीक है। अच्छा, चालक की परिभाषा क्या होता है? देखिए, चालक की परिभाषा होता है जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं ना जी। हाँ, ध्यान रखिएगा। लगभग सभी धातु, क्षार, लवणों के जलीय विलयन आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण होते हैं। और चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। ध्यान रखिएगा, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। और किसी चालक का प्रतिरोध जो है गर्म करेंगे तो बढ़ेगा। ये फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म यानी कि जोड़ा दिया है
सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए इस जोड़ा दिया है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सामून इटली, अच्छा पवन है और स्थान है दिया ना, सामून इटली जो दिया है वही गलत है। सामून जो है ईरान में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क हवा है, ध्यान रखिएगा, ये सुमेलित जोड़ा नहीं है। ठीक है, सामून ईरान में प्रभावित गर्म एवं शुष्क हवा है। जोरन, जोरन जो है जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, सही है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, और दिया है टेम्पोरल मध्य अमेरिका। चला देखिए दाब का मात्रक क्या है, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न भी है, सभी लोग कमेंट में जरूर लिखिए इसका आंसर। देखिए दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या होता है जी? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सा शर्त आवश्यक है, बताइए। अच्छा सभी लोग बी बोल रहे हैं, यही करेक्ट होगा। देखिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जो है दहन की क्रिया के लिए यह शर्त आवश्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। लोकसभा के प्रति, सही जवाब है। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के गौ में कहा गया है, स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मंत्री परिषद जो है ना लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। कौन सा? अनुच्छेद 75 गौ में कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों को उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी, समझ रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है आसान प्रश्न है, चीन की संसद कहलाती है, मतलब चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है चीन की संसद? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है? आपको बताना है कौन सी तरंगे जो है निर्वात में भी संचरण कर सकती है। वह तरंग होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट अगला है, मेडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है? रिपीट कर देता हूं प्रश्न को, मेडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो यह है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। कौन सा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही जो है मेडलीव आवर्त सारणी यही क्रम में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना किया था? वह संस्था था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विकल्प सी में दिया है ए और बी दोनों, यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह होगा अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? विकल्प में से बताना है आपको किसको जो है 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है। देखिए आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा, बताइए। देखिए अशुद्धियों के कारण जो है ना द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, चक्रवात के केंद्र में होता है,
चक्रवात के केंद्र में क्या होता है बताइए। देखिए, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र है। क्या है? निम्न वायुदाब क्षेत्र। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपको बता दें, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। विकल्प ए हमारा सही होगा। और बता देते हैं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। पुष्टि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ, ठीक है। जबकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं? देखिए, महात्मा गांधी जो है ना 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसलिए ना हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं जानते हैं आप लोग? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, इसलिए हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस रूप 9 जनवरी को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होगा? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। कोई पूछे ना आपसे डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। कोई पूछेगा क्या, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। अगला देखिए, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? वह कांच है पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला उपकरणों में जो है ना पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, केटामरेन शब्द संबंधित है। केटामरेन शब्द जो है एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लोरिया अरेराज क्या है? लोरिया अरेराज क्या है? तो लोरिया अरेराज जो है ना स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख। सम्राट अशोक ने ना जो 7 राजा या स्तंभ लेख का खुदवाया था, उसमें से एक स्तंभ लेख लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है ना शेर की आकृति है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? यह जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा केवल एक देश से लगता है। और किससे लगता है? तो आप सभी जानते हैं, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। अगला देखिए, बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना डैश कहलाता है। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह कहलाता है अंतः शोषण। क्या कहलाएगा? अंतः शोषण। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, और कौन कौन अंग है वो आपको बताना है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन अंग हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाने वाली हो ना संस्था होती है विधायिका, और कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था होती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या होता है? कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था है न्यायपालिका। तो साथियों, आशा करते हैं
समझ गए होंगे आप। तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग यही है। अगला देखिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यह हुआ था लॉर्ड लिटन ने के शासन के दौरान, है ना। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? वह वायसराय था लॉर्ड लिटन। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? ब्रायोफिल्म, तो ब्रायोफिल्म जो है ना, पर्णमूल जड़ का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन एक कोशिकीय नहीं है। तो हाइड्रा जो है ना, एक कोशिकीय नहीं है। हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो सिलेंट्रा संघ में आते हैं। यह एक कोशिकीय नहीं होते हैं। आप सभी को पता है कि सिलेंट्रा संघ के प्राणी जो है द्विस्तरीय होते हैं, यानी कि 2 स्तर वाले होते हैं। ठीक है, इनमें जो है मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। सिलेंट्रा संघ के उदाहरण हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा है, ये सब उसके उदाहरण है। एक कोश के प्राणी एक ही संघ है प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं, और बहुकोश के प्राणी को जो है 9 संघों में विभाजित किया गया है। ई फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अगला देखिए, भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? यह नाम जो है लवन झील के हैं। कौन कौन सा? डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू जो है लवन झील के नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? देखिए, आयात कर हटा लिया गया था 1882 में। कब हटाया गया था? 1882 में अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर जो आयात कर लेता था उसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? बियर और बुल शब्द जो है ना, शेयर बाजार में होता है। कहाँ होता है जी? बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग जो है शेयर बाजार में होता है। बियर यानी कि मदरिया, ठीक है, बुल यानी कि तेजरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनअनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? अनअनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण होगा ग्लूटेमीन। कौन सा? ग्लूटेमीन। तो विकल्प डी में दिया है ग्लूटेमीन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क एक करी कला द्वारा ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। मस्तिष्क एक करी कला द्वारा ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि राज राजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, ये भी जान लीजिए। कौन शैली में है पूछता है कई बार। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? विकल्प में दिया है, करेक्ट आंसर को बताइए। बताइए, ट्रैफिक पुलिस किसको कहेंगे? तो ट्रैफिक पुलिस जो है गोल्जी काय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को, है ना, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। देखिए, गोल्जी काय की खोज जो है ना सर्वप्रथम सन 1898 में
कैमिलो गोल्जी ने की थी। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाएं के रूप में पैकिंग की जाती है। नेक्स्ट, तो सही आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। आगे बढ़ते हैं। विषम का चयन करना है, बताइए इनमें से कौन विषम है? तो विषम हो जाएगा ग्रंट, ठीक है। और बाद बाकी जो है ना, एक जीव का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया था मनु ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादक थे मनु। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किया गया है कब? कब नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया, किसके अंतर्गत बताना है। यह किया गया है राज के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला देखिए, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? देखिए, जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुआ था इटली की हार के कारण। हाँ, नहीं, ये हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण, और दूसरी था जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। इसी के कारण ही जो है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी घटना के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई थी। कौन सी घटना थी? जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, उसका नाम आपको बताना है, कौन से वन होगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन फैले हैं। इनको जो है मानसून वन भी कहा जाता है। तो विकल्प ए में दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको जो है मानसून वन भी कहा जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? देखिए, इसका समावेश किया गया है भाग 4 के क में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताइए। वह था लॉर्ड कैनिंग। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ही वो प्रथम वायसराय था, और इसका कार्यकाल था 1856 से 62। 1856 टू 1862, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? हमारे सौरमंडल में, यानी कि आवर सोलर सिस्टम में बताना है कि किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ये है बुध के पास। किसके पास जी? बुध के पास। बुध के पास जो है ना कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र दोनों के पास कोई चंद्रमा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, शुक्र नहीं दिया था। पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या 1 है, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात करें ना, वो शनि है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डीमोस हो जाएगा। ई फैक्ट को ध्यान रखिएगा, समझें कि बुझें, बताइए। अगला देखिए, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं,
उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है बताइए। अरे खूब जो मक्का खाएगा उसको कौन सा रोग होगा बताइए। उसको हो जाएगा पेलाग्रा रोग। कौन सा? पेलाग्रा रोग। मक्का ज्यादा खाइएगा तो। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। आपको बता दें, पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। खूब खाइएगा ना मकई तो यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दस्त, डायरिया, डर्मेटाइटिस होना जो है पेलाग्रा रोग का लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़े हैं। चलिए, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। कहता है कुट्टू का आटा कैसे प्राप्त होता है, आपको बताना है। बताइए। देखिए कुट्टू का आटा जो है ना फेगोपाइरम से प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा ना। और देखिए कुट्टू के आटा को ना बकव्हीट के नाम से भी जानते हैं। बकव्हीट। कुट्टू जो है किसी तरह का अनाज नहीं है होता है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा आप। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? बताइए कौन कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। ठीक ना, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में है? और जाना भी चाहिए। देखिए मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में है बताइए। ये बांका जिला में है। बांका जिला में है मंदार पहाड़ी। घूमने जरूर जाइए, समझे। और मंदार हिल की ऊंचाई की बात करें तो 800 फीट है। कितना है? 800 फीट जो है मंदार हिल की ऊंचाई है ना। मंदार हिल को 3 धर्मों का संगम कहा जाता है। आपको यह बता दें कि मंदार हिल को 3 धर्मों का संगम भी कहा जाता है। कौन कौन धर्म? हिंदू, बौद्ध और सफा धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बिहार के बांका जिले में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में कौन कौन जो है प्रमुख पहाड़ियां हैं उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। बिहार SSC है, पूछ भी सकता है। अच्छा देखिए, डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है ना गया में है। कहाँ है डुंगेश्वरी पहाड़ी? गया में। बराबर पहाड़ी गया में है। गिद्धेश्वरी पहाड़ी जमुई में है। लट्टू पहाड़ी की बात करें तो अभी जमुई में होगा। एक है बोलता पहाड़। बोलता पहाड़ कहाँ है? नवादा में है ना। खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर में है। राजगिरी पहाड़ी नालंदा में है। गिरियक पहाड़ी ये भी नालंदा में होगा। और सोमेश्वर श्रेणी बिहार के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है तथा शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भी फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। चुनिए। अच्छा, पहले राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री और फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। बताइए कौन सा विकल्प में है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये भारत में वरीयता का सही क्रम यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इनके लेखक है राम बहादुर राय। कौन है? राम बहादुर राय, अनकही कहानी के लेखक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। अर्जेंटीना का मुद्रा क्या है? पेसो। अगला देखिए, फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? फुटबॉल के गेंद का वजन जो है ना 450 ग्राम होता है। कितना होता है? 450 ग्राम। इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त की बात कर रहा है, वह जर्मन भाषा जो है ना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी है ना। उसके बाद ये सब भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। और बात करें, चीनी भी है, रशियन भी है, अरबी है तथा स्पेनिश है। ठीक है, लेकिन जर्मन भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें ना, कई बार एग्जाम में पूछता है। कहिएगा छोटा छोटा प्रश्न है।
नहीं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? डेट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, आसान प्रश्न है, आप सभी लोग बताइए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम। हैं, सभी लोग सही बता रहे हैं, मोर ही होगा, होगा ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? 2019 में जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है जम्मू एवं कश्मीर को। किसको? जम्मू एवं कश्मीर को। अगला देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला देखिए, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। अगला देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। वह नदी है चेनाब, जिसको चेनाब भी आप कहते हैं, है ना। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार जो है राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? वह है अनुच्छेद 19 और 21। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है 80 स्थान पर है। ठीक है। अगला देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वी रामा सुब्रमण्यम। कौन? वी रामा सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? मसात, क्या है? मसात सुगु आसाकावा। ठीक है। अगला देखिए, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? देखिए, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है आपको बताना है। यह हुआ है कर्नाटक में। कब हुआ है? 10 मार्च 2023 को, है ना। अगला देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? वह मिला है मिशेल योह को। मिशेल योह को जो है ऑस्कर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अगला देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? ध्यान रखिएगा, सुरेखा यादव है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली, संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव, है ना। अगला देखिए, युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्थित फ्रिगेट है। यह है 7वां। कौन सा फ्रिगेट है? 7वां। अगला देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? वह किया है जया वर्मा सिन्हा को। किसको? जया वर्मा सिन्हा को। साथियों, इस प्रश्न के साथ हमने GK GS के 75 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आशा करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट संख्या 4 को लेकर। जय हिंद, जय भारत।